हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रणजीत सिंह के बारे में डिस्कशन। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात की जाए तो बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख क्या हो गए थे, नेतृत्वहीन हो गए थे, यानी सिखों के पास अपना कोई लीडर नहीं था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के समय में न केवल सिखों ने अफगानों का डटकर सामना किया, जो अफगान आक्रमणकारी थे, जो देश पर आक्रमण करना चाहते थे, उनका न केवल उन्होंने डटकर सामना किया बल्कि उन्होंने सिखों के एक गौरवपूर्ण इतिहास का आरंभ किया। तो आज हम रणजीत सिंह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को। कहां पे हुआ था? सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ था। तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 नवंबर 1780 को। कहां हुआ था? सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ था। यानी 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म कहां हुआ था? सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहां हुआ था। मिसल क्या होता है? सबसे पहले मिसल क्या होता है? मिसल राज्य ही है, यानी जो स्टेट है उसे सिखों में मिसल कहा जाता था उस टाइम पे। अब सुकेर चकिया मिसल, उस टाइम पे मिसल, दो मिसल इंपॉर्टेंट थी, यानी कॉम्पिटेटिव थी और बहुत ज्यादा मजबूत थी। एक सुकेर चकिया मिसल और दूसरी भंगी मिसल। तो इनका जो जन्म हुआ था वो सुकेर चकिया मिसल में हुआ था और महासिंह के यहां हुआ था। महासिंह की बात की जाए तो महासिंह रणजीत सिंह के पिता थे। महासिंह की मृत्यु कब हो गई? महासिंह की मृत्यु हो गई 1792 में, यानी 1792 में क्या हुआ? महासिंह की मृत्यु हो गई, यानी उनकी डेथ हो गई। तब इनकी डेथ के बाद, यानी महासिंह की डेथ के बाद रणजीत सिंह क्या हुए? सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बने। यानी 12 साल की उम्र में सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख कौन बन गए? रणजीत सिंह। अब क्या हुआ इनके समय में? क्या हुआ 1796 में, 1796 में जो अफगान शासक था, यानी अफगानिस्तान का जो शासक था जमान शाह ने क्या किया? पंजाब पर आक्रमण किया। यानी इनके समय में 1796 में अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। यानी 1796 में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह ने कहां पर आक्रमण किया था? पंजाब पर आक्रमण किया। लेकिन अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह फैल जाने के कारण क्या हुआ? अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह फैल गया, वहां पे उपद्रव शुरू हो गए, वहां पे सिक्योरिटी का इश्यू शुरू हो गए। तो जिसके कारण जमान शाह को पुनः अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। यानी अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण तो किया, लेकिन ये पंजाब का आक्रमण सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस बीच क्या हो गया था? अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह फैल गया था। तो उसके कारण जमान शाह को वापस कहां लौटना पड़ा? अफगानिस्तान लौटना पड़ा। तो 1796 का जो पंजाब पर उसका आक्रमण था वो असफल रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब लेकिन उसने 1797 में, यानी एक साल बाद ही 1797 में जमान शाह ने पुनः सिखों पर आक्रमण किया। जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार अमृतसर में रणजीत सिंह ने क्या किया? जमान शाह की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यानी उनके साथ युद्ध हुआ और उसमें जमान शाह की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उनका पीछा करते करते लाहौर तक गया। यानी जमान शाह की सेना भाग रही थी और उनका पीछा करते करते लाहौर तक गया। और वापस जाते समय, क्योंकि जमान शाह की सेना वापस जा रही थी, तो वापस जाते समय जमान शाह की सेना की 12 तोपें गिर गई। जो जमान शाह के 12 तोपें गिर गई, ये गिर गई थी चिनाब में। अब ये तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवा कर फिर से लाहौर भिजवा दिया जमान शाह के पास। यानी 1797 में जमान शाह ने पुनः सिखों पर आक्रमण किया। तो इस बार 1797 में अमृतसर में रणजीत सिंह ने जमान शाह की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उनका कहां तक पीछा किया? उनका पीछा लाहौर तक किया। लाहौर तक उनका पीछा किया और वापस जाते समय उनकी 12 तोपें, यानी जमान शाह की 12 तोपें कहां गिर गई थी? चिनाब में गिर गई थी। 12 तोपें चिनाब में गिर गई। चिनाब नदी थी। ये 12 तोपों को निकलवा कर रणजीत सिंह ने लाहौर भिजवा दिए। अब इस सेवा से, चूंकि तोपों को भिजवाया था, इस सेवा से जमान शाह प्रसन्न हुआ।
इस सेवा से जमान शाह प्रसन्न हुआ और उसने रणजीत सिंह को कहा कि अब आप लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, कि अब आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हो, हम किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की रुकावट और किसी प्रकार का कोई आक्रमण आपके ऊपर नहीं करेंगे, अब आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं। यानी लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी जमान शाह ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर। तो इसलिए उसका 1799 में यानी 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी 1799 में लाहौर पर अधिकार किसका हो गया? रणजीत सिंह का हो गया। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, यानी राजा की उपाधि दी और जमान शाह ने लाहौर का गवर्नर मान लिया, रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर मान लिया। इसी बीच 1805 में क्या हुआ? 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। भंगी मिसल के पास अमृतसर था, जो कि सिखों का क्या था? धार्मिक स्थल था। तो धार्मिक स्थल को भंगी मिसल से छीन लिया, यानी अमृतसर भी 1805 में किसके अधिकार क्षेत्र में आ गए? ये रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो इस प्रकार सिखों की जो राजनीतिक राजधानी थी, सिखों की राजनीतिक राजधानी कौन? लाहौर थी। और सिखों की धार्मिक राजधानी कौन थी? सिखों की धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। ये दोनों पर किसका अधिकार हो गया? ये दोनों पर अधिकार हो गया रणजीत सिंह का। नहीं तो इस प्रकार सिखों की राजनीतिक राजधानी लाहौर और सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर, ये दोनों पर किसका अधिकार हो गया? रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। लेकिन इसी बीच 1805 में 1805 में 1805 में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब पहुंचा। यानी अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर कहां पहुंचा? पंजाब। यानी 1805 में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब पहुंचा और ये जसवंत राव होलकर का पीछा करते करते जो जनरल लेक था वो व्यास नदी तक पहुंच गया। यानी जसवंत राव होलकर का पीछा करते करते जनरल लेक कहां पहुंच गए? व्यास नदी तक पहुंच गए। यानी 1805 में जसवंत राव होलकर यानी अंग्रेजों से पराजित हुआ और वो पंजाब की तरफ भागा और उसका पीछा करते करते जनरल लेक व्यास नदी तक पहुंचा और वहां से उसने रणजीत सिंह को कहा कि आप जसवंत राव होलकर को शरण ना दे। यानी अब यहां से शरण देने की बात है कि अब क्या पंजाब में आए थे जसवंत राव होलकर रणजीत सिंह की शरण में और जनरल लेक ने कहा कि आप होलकर को शरण न दे, अगर आप होलकर को शरण देंगे तो उसका एक गलत परिणाम होगा। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि भाई जसवंत राव होलकर को शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए क्या हुआ? गुरुमत हुआ। यानी इस पर विचार करने के लिए तो सबसे पहले तो तख्त खालसा का आयोजन किया गया। और तख्त खालसा में गुरुमत लिया गया। अब गुरुमत के बारे में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिखों में दो प्रथाएं शुरू हो गई थी, एक तो सरबत खालसा और दूसरी गुरुमत। क्या थी कि वर्ष में 2 बार यानी एक साल में 2 बार सिख इकट्ठे होते थे। कब होते थे? वैसाखी और दिवाली के दिन। और ये दोनों इस टाइम पे सिख इकट्ठे होते थे और वो कोई निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे। तो जो इकट्ठे होने की प्रक्रिया थी उसे सरबत खालसा कहते थे और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी उसे गुरुमत कहते थे। तो यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया थी यानी डिसीजन लेना था कि जसवंत राव होलकर को शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो इसको लेकर गुरुमत हुआ। इसकी बात की जाए तो ये आखिरी राजनीतिक गुरुमत साबित हुआ, यानी इसके बाद कोई भी राजनीतिक गुरुमत नहीं लिया गया और गुरुमत का जो क्षेत्र था वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया। यानी यह आखिरी राजनीतिक गुरुमत हुआ
गुरुमत हुआ। और गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया, यानी अब सिर्फ गुरुमत लिया जाएगा इसमें सामाजिक और धार्मिक कार्यों में, अब गुरुमत राजनीतिक कार्यों में नहीं लिया जाएगा। फिर 1806 में क्या हुआ, 1806 में रणजीत सिंह और जनरल लेक के बीच समझौता हो गया। अब उस समझौते में कहा गया, जो समझौता हुआ समझौते में 3 बातें कही गई। सबसे पहले जसवंत राव होलकर को रणजीत सिंह शरण नहीं देंगे, यानी रणजीत सिंह क्या करेंगे, जसवंत राव होलकर को पंजाब से बाहर कर देंगे, यानी यहां पे जसवंत राव होलकर को पंजाब से बाहर कर दिया जाए, यानी पंजाब में शरण ना दिया जाए, पहली बात। दूसरा था कि अंग्रेजों की सेना जो है पंजाब छोड़कर चली जाएगी, यानी अंग्रेजों की सेना पंजाब छोड़कर चली जाएगी। तीसरा, अगर रणजीत सिंह जो महाराजा है अगर वो मित्रवत संबंध बनाए रखते हैं अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी मित्रवत संबंध बनाए रखने की कंडीशन में, मित्रवत संबंध बनाए रखने की कंडीशन में अंग्रेज उनके क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेंगे, यानी उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये 3 समझौते के पॉइंट थे। पहला, जसवंत राव होलकर को पंजाब छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी जसवंत राव होलकर अब पंजाब में नहीं रह सकते। दूसरा, अंग्रेजों की सेना जो पंजाब पर है उसे अब यहां से छोड़कर चली जाए। तीसरा जो है मित्रवत संबंध अब नहीं रहेगा, तो ये हो गया, यानी मित्रवत संबंध बनाए रखने की दिशा में यानी अगर रणजीत सिंह मित्रवत संबंध बनाए रखते हैं अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट्स थे समझौते का, जो जनरल लेक और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। अब अगर देखा जाए तो जो रणजीत सिंह थे वो सिखों के, यानी संपूर्ण सिखों के नेता बनना चाहते थे। इसके लिए रणजीत सिंह ने पटियाला, नाभा और जींद की तरफ आक्रमण किया और वहां पे सफलता भी प्राप्त की। लेकिन इसी बीच लॉर्ड मिंटो ने एक चीज देखी कि क्या हुआ, फ्रांस और रूस के बीच, ये फ्रांस और रूस एक संधि के तहत इकट्ठे हो गए, यानी एक संधि के तहत जुड़ गए हैं और ये भारत की तरफ आक्रमण कर सकते हैं, यानी भारत की तरफ आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को किसके पास भेजा, चार्ल्स मेटकाफ को भेजा रणजीत सिंह के पास, ताकि उनके साथ समझौता किया जा सके। यानी इसी बीच लॉर्ड मिंटो ने यह देखा कि फ्रांस और रूस एक संधि के तहत जुड़ गए और ये भारत की तरफ आ सकते हैं, यानी भारत की तरफ आक्रमण कर सकते हैं। तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को भेजा, कहां पे भेजा, चार्ल्स मेटकाफ को भेजा रणजीत सिंह के पास, ताकि समझौता हो सके। तो यहां पे रणजीत सिंह की 2 शर्त थी, पहली शर्त थी कि अफगान आक्रमण के समय अगर अफगानी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे, यानी महाराजा मतलब रणजीत सिंह का साथ देंगे, कि अगर अफगानी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज अफगानों का साथ ना देकर या कि तटस्थ ना रहकर वो हमारा साथ देंगे। यानी अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे। और दूसरा, पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार होगा, यानी पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार होगा। लेकिन ये पंजाब का जो मालवा क्षेत्र था
इस पर सहमति नहीं बन पाई और इसके कारण जो वार्ता थी, जो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच हो रही थी, वो वार्ता टूट गई। अब जब वार्ता टूट गई और दोनों के बीच जो बात हो रही थी वो टूट गई, तो इस बार पंजाब के मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, पंजाब के मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए रणजीत सिंह ने मालवा क्षेत्र की ओर अभियान किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, लुधियाना में अंग्रेजों ने आफ्टर लोनी के नेतृत्व में, आफ्टर लोनी के साथ अंग्रेजी सेना भेज दी, यानी अंग्रेजों की सेना भेज दी लुधियाना में। लुधियाना में आफ्टर लोनी के साथ अंग्रेजी सेना भेज दी, जिससे भयभीत होकर रणजीत सिंह ने एक अपमानजनक संधि करने पर अपमानजनक संधि कर ली, जो अमृतसर की संधि कहलाती है। अब अमृतसर की संधि के बारे में देख लेते हैं। अमृतसर की संधि जो कि हुई थी 1809 में, 1809 में। इसमें 3 बातों को कहा गया था। ये दोनों के बीच हुई थी ये चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के दोनों के बीच में हुई थी और दोनों ने साइन किए थे। इसमें यह कहा गया कि सतलज नदी को दोनों राज्य की सीमा मान ली जाए। जो रणजीत सिंह की जो सीमा है और जो ब्रिटिश इंडिया की सीमा है, दोनों के बीच की सीमा मान ली जाए। किसको मान ली जाए? सतलज नदी को। और दूसरा, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखने का क्या कारण था? लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखने का एक रीजन ये था ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों के क्षेत्र पर अधिकार न कर सके, अंग्रेजों के क्षेत्र पर आक्रमण न कर सके। तीसरा, सतलज के पूर्व के क्षेत्र, जो सतलज के पूर्व के क्षेत्र थे, यानी पूर्व के जो ईस्ट के राज्य थे, स्टेट थे, पूर्व के राज्य, इन पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो अमृतसर की संधि में 3 पॉइंट को कहा गया था। एक तो सतलज नदी दोनों राज्य की सीमा होगी, दोनों राज्य की एक बॉर्डर होगा। दूसरा, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों के क्षेत्र पर आक्रमण न कर सके, लुधियाना की उस साइड आक्रमण न कर सके। तीसरा, सतलज के पूर्व के राज्य अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। तो ये अमृतसर की संधि थी। तो इस प्रकार हमने अमृतसर की संधि को डिस्कस कर लिया। हमने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में इतना डिस्कशन कर लिया। इसके बाद जो होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। इस वीडियो को आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।